भूकंप पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप भूकंप को परिभाषित कर पाएंगे, भूकंप आने की वजहों को समझा पाएंगे, भूकंप के प्रभावों की पहचान कर पाएंगे, भारत में भूकंप क्षेत्रों की पहचान कर पाएंगे, भूकंप आने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं की पहचान कर पाएंगे और स्वयंसेवकों की भूमिका को समझा पाएंगे। नमस्ते। इस मॉड्यूल में हम भूकंप के बारे में चर्चा करने के साथ साथ भूकंप आने या उससे हुई आपदा के दौरान सुरक्षित रहने और उसके प्रभावों को कम से कम करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को जानेंगे। आइए जानते हैं कि भूकंप क्या है। पृथ्वी की भूपर्पटी में मौजूद ऊर्जा के अचानक उत्सर्जित होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर होने वाली हलचल को भूकंप कहते हैं। आम तौर पर भूकंप की अवधि 1 मिनट से कम होती है। भूकंप के झटकों को काफी दूर तक महसूस किया जा सकता है। भूकंप का प्रभाव उसकी अवधि, तीव्रता और गहराई पर निर्भर करता है। प्लेट टेक्टोनिक को जानने से पहले आइए पहले हम पृथ्वी की अंदरूनी संरचना को समझ लेते हैं। पृथ्वी की अंदरूनी संरचना का निर्माण 3 परतों से हुआ है। पृथ्वी की परतों को देखने के लिए पृथ्वी की सतह पर क्लिक करें। वैज्ञानिकों ने भूकंपमापी पर कई भूकंपों का आकलन करके यह पता लगाया है कि पृथ्वी 3 प्रमुख परतों या शेल से बनी है। ये परतें भूपर्पटी, क्रस्ट, मैंटल और कोर है। आइए हम हर परत के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। क्रस्ट तुलनात्मक रूप से हल्की और नाजुक होती है। ज्यादातर भूकंप क्रस्ट में ही आते हैं। क्रस्ट के ठीक बाद से लेकर पृथ्वी के कोर तक फैले क्षेत्र को मैंटल कहा जाता है। मैंटल एक सघन अर्धठोस चट्टान की गर्म परत है जो कि लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। मैंटल के नीचे पृथ्वी की कोर मौजूद है। पृथ्वी की कोर का बाहरी हिस्सा द्रव रूप में और अंदरूनी हिस्सा ठोस है। स्थलमंडल के नीचे मैंटल में अपेक्षाकृत एक पतला, गतिशील जोन है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। स्थलमंडल का निर्माण भूपर्पटी और ऊपरी मैंटल के भाग दोनों से हुआ है। स्थलमंडल सबसे बाहरी यांत्रिक परत है जो कि नाजुक, स्थिर ठोस की तरह व्यवहार करती है। स्थलमंडल की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। आइए अब हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह स्थिर प्लेटों में बंटी हुई है जिनकी मोटाई लगभग 60 से 200 किलोमीटर है और ये प्लेटें एक ज्यादा तरल जोन के ऊपर तैर रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिमशैल महासागर में तैरते हैं। इसमें प्रमुख प्लेटों की संख्या 7 है और कई अन्य प्लेट भी हैं जो क्रस्ट के नीचे चट्टानों की अर्धतरल परतों पर साल में कुछ इंच गति करती हैं। अब आइए हम प्लेट सीमा के बारे में बात करते हैं। प्लेट सीमा 4 प्रकार की होती हैं। आइए हर एक सीमा के बारे में जानते हैं। अपसारी सीमाएं वहां दिखाई देती हैं जहां नई क्रस्ट का जन्म होता है क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। अभिसारी सीमाएं वहां दिखाई देती हैं जहां एक प्लेट के दूसरी प्लेट पर चढ़ने की वजह से क्रस्ट दब जाती है। रूपांतरित सीमाएं वहां दिखाई देती हैं जहां क्रस्ट न तो बनती है और न ही खत्म होती है क्योंकि यहां प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। प्लेट सीमा क्षेत्र चौड़ी पट्टी वाले वे क्षेत्र हैं जहां सीमाओं को साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है और प्लेटों के बीच के प्रभाव स्पष्ट नहीं हैं। आइए अब हम भूकंप के कारणों के बारे में जानते हैं।
इसलिए जैसे जैसे प्लेट सिकुड़ती या बढ़ती है या एक दूसरे के किनारे से सिरकती है, तो उनके किनारों पर विशाल बल उत्पन्न होता है। इसकी वजह से चट्टानों में तेजी से हलचल उत्पन्न होती है, जिससे भूकंप पैदा होता है। गति के दौरान प्लेटें आपस में और एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। जब बल ज्यादा होता है, तो क्रस्ट में दरार पैदा हो जाती है। दरार पैदा होने पर प्रतिबल ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है और तरंग रूप में पृथ्वी में गति करता है, जिसे भूकंप कहते हैं। आइए अब हम भ्रंश के बारे में चर्चा करते हैं। भ्रंश पृथ्वी में प्रतिबल का वह क्षेत्र है जहां टूटी फूटी चट्टानें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं और सतह पर दरार उत्पन्न करती हैं। आइए आगे हम भूकंप से बने भ्रंशों के प्रकार के बारे में जानेंगे। भ्रंश मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये सामान्य भ्रंश, विपरीत भ्रंश, नतिलंब भ्रंश और पार्श्विक भ्रंश हैं। आइए जानते हैं कि भूकंप कैसे आते हैं। ये प्लेटें तेजी से एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और उससे धरती हिल जाती है। Earth is also made up of several layers: the crust, the mantle, and the core. Can you see how thin the crust is compared to the rest of Earth's layers? Under the crust lies a semi-liquid mantle layer of molten magma, which can be divided into the upper mantle and the lower mantle. Together, the upper mantle and the crust are collectively known as the lithosphere. Below the mantle lies the core, which can also be divided into the outer core and inner core. The outer core is made of iron and nickel. But because temperatures are so high here, you find these metals in their molten, liquid form. At the center of the Earth, beneath the outer core, lies the inner core. This layer is a solid ball made of iron as well. This is the hottest part of the Earth, with temperatures as high as the surface of the sun. The inner core stays solid because Earth's gravity is so strong the metals cannot melt, despite how hot it is. If you took a look at a world map, it would be easy to think that the Earth has always looked like this and always will. However, this is just how the Earth's surface looks currently, because it is changing all the time. Most of these changes happen in the lithosphere. Earth's lithosphere is divided into many tectonic plates that are different in shapes and sizes, but fit tightly together like a jigsaw puzzle. There are 7 large key plates and several smaller plates, and our lands and oceans lie on top of them. Did you know that all of the continents that we know today once formed a single supercontinent? This supercontinent existed 335 million years ago, and we call it Pangaea. Over millions of years, the tectonic plates which hold the continents moved around, smashing into each other and then pulling apart. This process is called plate tectonics, but is sometimes also known as continental drift. If you look closely, you can see where some of the edges of the continents line up, like the edges of Africa and South America. Fossils of animals that couldn't swim or fly have been found on different continents, providing further evidence that all the continents were previously connected. So, how did the plates manage to move the continents to where they are today? भूकंप की वजह भ्रंश पर चट्टानों के अचानक फिसलना है।
आइए अब हम आपको भूकंप से जुड़े अहम शब्दों के बारे में बताएंगे। प्रत्येक शब्द के बारे में अधिक जानने के लिए उस शब्द पर क्लिक करें। केंद्र या अवकेंद्र भ्रंश पर स्थित वह बिंदु है जहां से चट्टान फिसलना शुरू होती हैं। उपरिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु है जो भूकंप के स्रोत के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हलचल से होती है जो उपरिकेंद्र से तरंगों के रूप में गति करती हैं, जहां ये सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अब हम प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के बारे में बात करते हैं। आम तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड होने वाली तरंगें हैं। पी तरंगें सबसे तेज गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगें हैं और ये ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजर सकती हैं। ये पृथ्वी की सतह की दिशा में 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। वे जिस भी माध्यम से गति करती हैं, अपने पीछे संपीड़नों और विरलनों की श्रृंखला छोड़ जाती हैं। कुत्ते जैसे कुछ जानवर भूकंप के क्रस्ट से टकराने से पहले ही पी तरंगों को महसूस कर सकते हैं। मानव सिर्फ भूकंप से क्रस्ट पर होने वाले दुष्परिणाम झेल सकते हैं। एस तरंगें या द्वितीयक तरंगें भूकंप के दौरान पहुंचने वाली दूसरी तरंगें हैं। पी तरंगों की तुलना में ये काफी धीमी होती हैं और सिर्फ ठोस माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। ये 3 से 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकती हैं। पृथ्वी की परतों से एस तरंगों के मार्ग का अध्ययन करने के बाद ही वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि पृथ्वी की बाहरी क्रोड तरल रूप में है। हालांकि अभी भी यह पता लगाना संभव नहीं है कि भूकंप कब और कहां आएगा और यह कितना बड़ा होगा। अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं खोजी जा सकी है जो भूकंप की भविष्यवाणी कर सके, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के बीच गति के अंतर से कुछ सेकंड की चेतावनी मिल सकती है। जैसे ही भूकंप यंत्र द्वारा प्राथमिक तरंग की पहचान की जाती है, वे चेतावनी जारी कर सकते हैं कि भूकंप पहले ही घटित हो चुका है और द्वितीयक तरंग उपरिकेंद्र से दूरी के आधार पर कुछ सेकंड बाद टकरा सकती है। आइए अब हम पृथ्वी पर मौजूद भ्रंश रेखाओं के बारे में बात करते हैं। विश्व भ्रंश रेखा मानचित्र में दुनिया भर में फैली प्रमुख भ्रंश रेखाओं को दर्शाया जाता है। पृथ्वी के निरंतर गति करने के कारण चट्टानें निरंतर गति की अवस्था में रहती हैं। चट्टानों की इस गति के कारण दरार या विसंगति पैदा होती है, जिसे भ्रंश के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि भूकंप कहीं भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी भूकंप होते हैं जो भ्रंश रेखा पर उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि पृथ्वी पर कहीं भी आ सकते हैं और ये सामान्य से लेकर गंभीर प्रकृति के हो सकते हैं। साल 1993 में महाराष्ट्र के लातूर शहर में आया भूकंप, जबकि लातूर शहर भूकंप जोन 4 या 5 में नहीं आता था। भूकंप की तीव्रता को मापना कई वजहों से अहम है। इनमें से एक वजह भूकंप की गंभीरता का पैमाने पर पता लगाना है। भूकंप की तीव्रताओं को कई तरह से मापा जा सकता है। आइए पहले हम सिस्मोग्राफ के बारे में जानते हैं।
सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल भूकंप के दौरान उसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ रिक्टर पैमाने पर भूकंप की गंभीरता को मापता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। स्केल पर हर पॉइंट की बढ़त भूकंप के झटके में 10 गुना और ऊर्जा की मात्रा में 33 गुना वृद्धि को दर्शाती है। बड़े भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा पहले परमाणु बम की ऊर्जा का 10,000 गुना तक हो सकती है। यहाँ दिए गए चार्ट में रिक्टर पैमाने पर भूकंप के प्रभावों को दर्शाया गया है। यहाँ 6 से अधिक पैमाने पर भारत में आए प्रमुख भूकंपों की सूची दी गई है। आंकड़ों के अनुसार 1800 और 2023 के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में 3,383 भूकंपों को दर्ज किया गया था। इस इमेज में लाल बिंदु उस अवधि में आए भूकंप को दर्शाते हैं। ये सभी हादसे रिक्टर पैमाने पर 5 या उससे ज्यादा परिमाण के भूकंप के हैं। आइए अब भारत के विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। विश्व और भारत के मानचित्र को भूकंप के जोखिम के आधार पर अलग-अलग भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें जोन 2 सबसे कम जोखिमपूर्ण और 5 सबसे ज्यादा जोखिमपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता के आधार पर कुछ खास जोन तय किए गए हैं। ये जोन 5, 4, 3 और 2 हैं। प्रत्येक जोन के बारे में अधिक जानने के लिए उस पर क्लिक करें। जोन 5 उस जोन को दर्शाता है जहां 8 या उससे ज्यादा परिमाण के अत्यधिक जोखिमपूर्ण भूकंप आने का खतरा है। इस जोन में आने वाली हलचलों से पूरी तरह अफरा-तफरी का माहौल फैल सकता है और जान और माल को काफी नुकसान पहुंच सकता है। उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तरांचल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इस जोन के तहत आते हैं। जोन 5 में साल 1934 में बिहार में आया 8.0 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का भूकंप प्रमुख घटनाओं में से एक है। इमारतों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसमें वह आंशिक या पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती हैं। इस जोन में झटके महसूस होने के बाद रेलवे ट्रैक मुड़ सकते हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जमीन में दरार आ सकती है और जमीन के अंदर दबे पाइप टूट सकते हैं। भूस्खलन, चट्टानें गिरना और मिट्टी बहने की घटनाएं हो सकती हैं। समुद्र में बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। जोन 4 उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो 7.9 तीव्रता तक के अत्यधिक जोखिम वाले भूकंपों की संभावना वाले होते हैं। यह क्षेत्र तेज भूकंपों के प्रति संवेदनशील है, जिससे हर जगह दहशत फैल जाती है, यहाँ तक कि भारी फर्नीचर भी हिल जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप आते हैं। जोन 4 में गुजरात भूकंप 2001, जिसकी तीव्रता 7.7 थी, प्रमुख घटनाओं में से एक थी। इस तरह के भूकंप अच्छी तरह से डिजाइन की गई या निर्मित संरचनाओं या इमारतों में मध्यम क्षति का कारण बन सकते हैं, जबकि खराब तरीके से निर्मित संरचनाओं को भारी नुकसान होता है। अन्य प्रभाव खड़ी ढलानों पर भूस्खलन और जमीन में दरारें हो सकते हैं। जोन 3 उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां 6.9 तीव्रता तक के सामान्य जोखिम के झटके आने का खतरा है। जोन 3 में ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। भूकंपों से अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो सकता है और लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक कि चलती गाड़ियों में भी ऐसे झटके महसूस हो सकते हैं।
पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इस जोन के अंतर्गत आते हैं। जोन 3 में 1993 में लातूर में 6.3 तीव्रता का आया भूकंप एक प्रमुख घटना थी। अच्छी डिजाइन और संरचना वाले ढांचों या इमारतों को कुछ नुकसान हो सकता है, जबकि खराब डिजाइन या संरचना वाले ढांचों या इमारतों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जोन 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां 4.9 तीव्रता तक के भूकंपीय झटकों को महसूस किया जाता है। इन जोन में आने वाले भूकंप सभी को महसूस हो सकते हैं और ये लोगों को इतना डरा सकते हैं कि वे घर से बाहर निकल सकते हैं। तश्तरियां और कांच के सामान टूट जाते हैं, किताबें गिर जाती हैं और भारी फर्नीचर अपनी जगह से खिसक जाते हैं। राजस्थान के बाकी हिस्से, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु इस जोन के तहत आते हैं। जोन 2 में 2006 में राजस्थान में आया 4.0 तीव्रता का भूकंप एक प्रमुख घटना थी। प्लास्टर गिरने की कुछ घटनाओं के साथ साथ इमारतों को भी कुछ नुकसान पहुंचता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने सुनामी के बारे में सुन रखा होगा। सुनामी समुद्र के अंदर आए भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार की वजह से पैदा होती हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को ऐसी घटना के बारे में जागरूक बनना पड़ता है। भूकंप के झटके महासागर के पास के इलाकों में भी महसूस किए जा सकते हैं। आइए हम सुनामी पर एक वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें। ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಕಲ ಉಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾ
Yeah, yeah. Room number 110. Good, sir. புரட்டி இருக்கும் இல்லை புரட்டி தான் தூங்குது எப்படி எப்படி இது மேல ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप भूकंप से पहले खुद की मदद कर सकते हैं। आइए हम इन उपायों के बारे में एक एक करके जानते हैं। भूकंप से पहले आपको अपने घर और कार के लिए एक आपदा किट तैयार करनी चाहिए। आपदा किट में ये चीजें होनी चाहिए: फर्स्ट एड किट, सूखा खाना, पानी की बोतल, पावर बैंक, फ्लैशलाइट, उचित पहनावा और मोबाइल फोन। आइए हम भूकंप के दौरान कुछ सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। यहां आपको पहली स्थिति दी गई है। मान लीजिए कि आप घर पर हैं और अचानक से आपको तेज कंपन महसूस होने लगते हैं। ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए? अगर भूकंप आने पर आप घर के अंदर हैं, तो खुद को शांत रखें और किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे जाकर बैठ जाएं। कांच, खिड़कियों या हर उस चीज से दूर रहें जो गिर सकती है, जैसे किताब की अलमारी। किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए सिर्फ कुछ कदम चलें। भूकंप के दौरान आपको ये करना चाहिए: किसी मजबूत फर्नीचर जैसे मेज या डेस्क के नीचे जाकर बैठ जाएं जहां कोई चीज आपके ऊपर आकर न गिरे। जमीन पर लेट जाएं, अंदर छिप जाएं और पकड़े रहने का अभ्यास करें। किसी मजबूत चीज के नीचे जाकर लेट जाएं, उसे ताकत से पकड़े रहें और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। अब दूसरी स्थिति पर विचार करें। भूकंप की वजह से गैस पाइप में दरार आ सकती है, जिससे खतरनाक गैस के रिसने का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे आग लगने और विस्फोट होने का खतरा भी है। मान लीजिए कि आप घर पर हैं और अगर आपको गैस की दुर्गंध आती है या आपको हिसिंग या सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, तो आपको उस मौके पर क्या करना चाहिए? खिड़की खोलें और इमारत से ठीक उसी समय बाहर निकल जाएं। पक्का करें कि आपने जूते पहने हुए हों, क्योंकि जमीन और अपने घर के अंदर टूटा कांच फैला हो सकता है। आइए अगली स्थिति पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह में हैं और अचानक से आपको धरती हिलती हुई महसूस होती है। ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए?
आपको दरवाजे के पास जाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह किसी मजबूत चीज के नीचे चले जाना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो गिर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, भूकंप के दौरान एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब चौथी स्थिति पर विचार करते हैं, जब आप घर से बाहर हों। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और एक इमारत के पास खड़े हैं। अचानक से आपको धरती तेजी से हिलती महसूस होती है। ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको इमारतों, स्ट्रीट लाइट और यूटिलिटी वायर से दूर हटकर किसी खुले स्थान में जाना चाहिए। यहां आपको पांचवी स्थिति दी गई है। मान लीजिए कि आप किसी चलती हुई गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से आपको भूकंप महसूस होता है। ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत गाड़ी रोक देनी चाहिए और गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए। आपको पुल के पास और सुरंग में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आखिर में आपको अपनी गाड़ी बिजली के तारों, साइन पोस्ट, पेड़ों या लाइट पोस्ट के किनारे नहीं खड़ी करनी चाहिए। आइए अब हम छठवीं स्थिति पर गौर करते हैं। मान लीजिए आप भूकंप के दौरान किसी बहुमंजिला इमारत में हैं। ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए? खिड़कियों और बाहरी दीवारों से दूर हट जाना चाहिए। इमारत को खाली कर दें। एलिवेटर का इस्तेमाल न करें। बिजली जा सकती है। इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करके बाहर निकलें। अगर आप फंस चुके हैं तो खुद को शांत रखें। किसी ठोस या धातु के हिस्सों पर थपथपाकर किसी व्यक्ति का ध्यान खींचने की कोशिश करें। अब आइए देखते हैं कि भूकंप के बाद हमें किन सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। आइए भूकंप के बाद के चरणों के बारे में जानते हैं। आपको यह करना चाहिए, खुद को शांत रखें और रेडियो चालू कर दें और उस पर सुनाई देने वाले निर्देशों का पालन करें। समुद्र तटों और नदियों के निचले किनारों से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी लहरें बहकर आ जाएं। झटकों के बाद की तैयारी, पानी, गैस और बिजली की आपूर्ति बंद कर दें। माचिस न जलाएं और स्विच चालू न करें। अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ फैल गया है तो आपको उसे तुरंत साफ करना चाहिए। अगर आपको लोगों के जल जाने की जानकारी है तो बचाव टीम को इस बारे में सूचित करें। खुले बर्तन से पानी न पिएं। अगर आपका घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्षतिग्रस्त इमारत में न तो प्रवेश करना चाहिए और न ही उसके पास जाना चाहिए। अगर किसी तरह हो सके तो खाना, दवा और पानी के बर्तन जुटा लें। आपातकालीन स्थितियों और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान और उनके बाद स्वयंसेवक प्रतिक्रिया और राहत कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए स्वयंसेवकों की भूमिका को समझते हैं। स्वयंसेवक बहुत से काम करते हैं, जैसे पीड़ितों को बाहर निकालना, प्राथमिक चिकित्सा देना, आग बुझाना, राहत कैंप की देखरेख करना, राहत सामग्री बांटना, मलबा हटाना और जानवरों का ख्याल रखना वगैरह। किसी एजेंसी के लिए स्वयंसेवक समुदाय का अहम संपर्क बिंदु हो सकते हैं। स्वयंसेवक सरकार की सलाह और चेतावनियों को पहुंचाने का काम कर सकते हैं। स्वयंसेवक सेवाओं की पुनर्बहाली में सरकारी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। सरकार सभी तरह की सामान्य सेवाओं में स्वयंसेवकों की मदद ले सकती है। इसके साथ हम इस मॉड्यूल के आखिर तक पहुंच गए हैं। आइए हम इस मॉड्यूल में शामिल किए गए अहम बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलने, झूलने या अचानक से आने वाले झटके को कहते हैं।
विभिन्न भूकंपों के सिस्मोग्राफ के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि पृथ्वी को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये भाग क्रस्ट, मैंटल और कोर है। पृथ्वी की प्लेटों के किनारों पर बड़ी चट्टानें आगे बढ़ती हैं और चट्टान के दबने या फैलने की वजह की धरती में हलचल पैदा होती है, जिससे भूकंप आता है। भ्रंश 4 प्रकार के होते हैं: सामान्य भ्रंश, विपरीत भ्रंश, नतिलंब भ्रंश, पार्श्विक भ्रंश। बड़ी महासागरीय लहरों को सुनामी कहा जाता है। ये लहरें ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे भूकंप आने के कारण उत्पन्न होती हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप के स्रोत पर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को मापता है। भूकंप के दौरान हमें हर कमरे में किसी सुरक्षित जगह को चुनना चाहिए और खुद को शांत रखना चाहिए। रेडियो टीवी को चालू कर देना चाहिए और उस पर भूकंप के बाद दिए जाने वाले हर निर्देश का पालन करना चाहिए। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने भूकंप पर मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।